अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नासिर वासा, आपका फिज़िक्स टीचर। आज चैप्टर नंबर 4 का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने लगे हैं। टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स का एक हिस्सा है और आपके शॉर्ट क्वेश्चन बी पार्ट में 4.4 ये क्वेश्चन भी है और वहाँ पे ये है प्रूव दैट टाउ इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। इसको आपने प्रूव करना है। मैंने इसको मज़ीद एक क्वेश्चन बना के ये लिख दिया कि इसको प्रूव करें। ये कब प्रूव करना है? ये बच्चे उस वक्त पॉसिबल है आर एफ साइन थीटा प्रूव करना जब पोजीशन वेक्टर आर या मोमेंट आर्म और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में, इन दोनों के बीच में एंगल 90 के अलावा हो, मतलब 90 ना हो, फिर हम इसको प्रूव करते हैं। तो ये बात याद रखने वाली है। मतलब जब मोमेंट आर्म और लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपस में परपेंडिकुलर ना हो तो फिर ये फार्मूला डिराइव करना है हमने। अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो साइन 90 होता, साइन 91 होता है, तो 1 इंटू आर एफ आता। वो हमने पहले पढ़ लिया। आर एफ साइन थीटा कब आना है? जब मोमेंट आर्म और एफ के बीच में 90 डिग्री एंगल हो। माइंड इट, मैंने लिखा भी है, कंसीडर एफ एंड एल आर नॉट परपेंडिकुलर। ये आपस में परपेंडिकुलर नहीं होने चाहिए। आर इज इक्वल टू एल, मोमेंट आर्म ही है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो सबसे पहले आपको एक रिजिड बॉडी कंसीडर करनी है, जैसे कि आपकी फिगर ये सामने नज़र आ रही है आपको, और इसमें वो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, यहाँ पे बॉडी रोटेट कर सकती है। जैसे मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूँ, जैसे ये है, हम यहाँ पे अगर फोर्स लगाएं ऐसे यूँ मूव करेगी, लेकिन ये जो फोर्स एक्ट कर रही है, लेट्स सपोज ये ओ पॉइंट है, फोर्स अब इस पॉइंट पे एक्ट कर रही है यहाँ पे, और ये कुछ ना कुछ, अगर इस लाइन को एक्सटेंड करूँ आगे, लेट्स सपोज ये स्केल आगे यूं रखता हूँ, तो ये एंगल बन रहा है, और ये एंगल जो है ये 90 नहीं है, 60 ऑलमोस्ट बन रहा है। बहरहाल आपने ये याद रखना है, 90 एंगल नहीं होना चाहिए ये मोमेंट आर्म और लाइन ऑफ एक्शन के बीच में। अब यहाँ पे भी यही सिचुएशन है। ओ पी क्या है? एक मोमेंट आर्म है, और ये फोर्स एफ लग रही है पी पॉइंट पे, जो कि एंगल थीटा बना रही है मोमेंट आर्म के साथ। तो अब प्रूव करना है कि आर एफ साइन थीटा कैसे होता है। स्टार्ट करते हैं। कंसीडर अ रिजिड बॉडी बाय एट विच फोर्स एक्टिंग एट पॉइंट पी इज नॉट परपेंडिकुलर टू मोमेंट आर्म। यस, ठीक है, ये आपको समझा दिया कि जो फोर्स पी पॉइंट पे एक्ट कर रही है, ये वो मोमेंट आर्म ओ पी के परपेंडिकुलर नहीं है। परपेंडिकुलर होती तो ऐसे होता है बिल्कुल। लेट्स सपोज ये ओ पी लाइन है, ये ओ पी ओ और ये पी लाइन, और परपेंडिकुलर फोर्स होती तो वो ऐसे लिखते, जो कि लास्ट लेक्चर में हमने देख लिया था। ये 90 डिग्री बन रहा है। सारे कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़रूरी है। टॉपिक के पल्ले कुछ भी नहीं होता बच्चे, आप उसको कंसंट्रेट किया करें, तो बहुत माइनर सा कॉन्सेप्ट होता है जो आपने सीखना होता है। नेक्स्ट, in such cases OP is not perpendicular to F. Yes, in such cases we have to find a component of force. तो फिर हमें जब टॉर्क फाइंड करना है, टॉर्क को तब फाइंड करेंगे जब हमारे पास मोमेंट आर्म होगा। लेट्स सपोज दिस इज द मोमेंट आर्म, और इसका परपेंडिकुलर इसके साथ परपेंडिकुलर एक फोर्स होगी, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होगी मोमेंट आर्म के साथ, देन हम टॉर्क कैलकुलेट करते हैं। लेकिन यहाँ पे तो एक ऐसा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे फोर्स एक एंगल बना रही है जो कि 90 नहीं है, मतलब फोर्स और मोमेंट आर्म परपेंडिकुलर नहीं है, तो देन हम कैसे फाइंड करें? इन सच केसेस वी हैव टू फाइंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। यस, यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो इसके बाद आएगा इंशाल्लाह, वो है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स क्या होता है कि जब आप फोर्स को रिजॉल्व करते हैं कि जो फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रही होती है, लेट्स सपोज ये फोर्स किसी एंगल पे एक्ट कर रही है, तो हम इसका एक एक्स कंपोनेंट बनाते हैं और एक वाई कंपोनेंट बनाते हैं, दो कंपोनेंट बनाते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो इस केस में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फोर्स एक्ट कर रही थी, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जिसे एफ एक्स कहते हैं, और एक वर्टिकल कंपोनेंट जिसे एफ वाई कहते हैं। इसका प्रोजेक्शन मैंने इधर बना दिया है, ये एफ वाई कंपोनेंट है। तो अब यहाँ से देखें कि ओ पी कंपोनेंट क्या था, मोमेंट आर्म, और इसके परपेंडिकुलर कौन है? ये एफ का कंपोनेंट है, जो एफ वाई है वो इस ओ पी के परपेंडिकुलर है। तो टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए हम ओ पी को मल्टीप्लाई करेंगे परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स से। तो याद रखिए क्या सीखा हमने कि जब फोर्स कोई एंगल बना रही हो,
मोमेंट आर्म के साथ। देन जब टॉर्क कैलकुलेट करना है तो आपने मोमेंट आर्म के साथ उस फोर्स का परपेंडिकुलर कंपोनेंट मल्टीप्लाई करना है। खुद फोर्स नहीं मल्टीप्लाई हो सकती, क्योंकि टॉर्क जब कैलकुलेट करना है उसका यही फार्मूला है कि जो मोमेंट आर्म है और साथ परपेंडिकुलर कंपोनेंट होना चाहिए फोर्स का। जब फोर्स कुछ एंगल बना रही है 90 नहीं है, अगर खुद फोर्स 90 डिग्री पे होती फिर तो मसला ही कोई नहीं था। इन चीजों को समझना है आपने, बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। अगर फोर्स कोई एंगल बना रही है तो फिर टॉर्क कैसे फाइंड करना है? मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय कंपोनेंट ऑफ द फोर्स व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म। वो कौन है? वो एफ वाई होता है। इसकी डिटेल इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आ जाएगी। आप अभी इतना याद रखिए कि अगर फोर्स किसी एंगल पे हो अदर देन 90 डिग्री तो हम उसको रिजॉल्व कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं। कितने कंपोनेंट में? 2 कंपोनेंट में, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हैं किसी एंगल पे है, इसका एक्स कंपोनेंट ये है, वाई कंपोनेंट ये है, तो ये वाई कंपोनेंट इसका प्रोजेक्शन इधर ले लेते हैं और ये कंपोनेंट क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा मोमेंट आर्म से। तो देन हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? Now force is resolved into its components f sin theta which is perpendicular to OP या L। ये f sin theta बनेगी, मैंने लिख भी दिया। और जो x कंपोनेंट होता है वो f cos theta है, क्योंकि इससे नहीं हो सकता। रीजन, ये f cos theta इसके एक्सिस ऑफ रोटेशन से पास कर रहा है, इसलिए इसकी वजह से कोई टॉर्क भी नहीं बनना। तो वैसे भी इसके पैरेलल है मोमेंट आर्म के, तो हमने वो कंपोनेंट लेना होता है f cos theta, ये इसके मोमेंट आर्म के पैरेलल है, इसको नहीं लेना, कंसीडर नहीं करना। हमने फोर्स का वो कंपोनेंट कंसीडर करना है जो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर है, वो है एफ साइन थीटा। तो टॉर्क कैसे कैलकुलेट करें? टाउ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाइड बाय एल होता है, मीन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और मोमेंट आर्म। यहाँ पे लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वो खुद फोर्स एक एंगल बना रही थी, तो जब कोई फोर्स एंगल बना रही हो तो उसका एक अपना कंपोनेंट आता है, और वो कंपोनेंट जो परपेंडिकुलर हो किसके? मोमेंट आर्म के। तो वो कंपोनेंट कौन था? एफ वाई। इससे लिए इससे मल्टीप्लाई हो गया, क्योंकि टॉर्क का फार्मूला भी यही होता है। तो मैंने ये लिख दिया, कंपोनेंट ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द मोमेंट आर्म मल्टीप्लाइड बाय मोमेंट आर्म। तो फिर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है कौन? वो तो एफ साइन थीटा, इसलिए एफ साइन थीटा लिखेंगे। और मोमेंट आर्म क्या है? और क्योंकि एल इज इक्वल टू आर है यहाँ पे, तो हमने ये प्रूव कर दिया है, हेंस प्रूव्ड। अब इस केस में तो ये था कि फोर्स कोई एंगल बना रही है और फोर्स को रिजॉल्व कर दिया जाए तो हम ये प्रूव कर सकते हैं। हम यही फार्मूला एक और तरीके से भी प्रूव कर सकते हैं। वो मेथड है कि अगर हम इस पोजीशन वेक्टर मोमेंट आर्म को रिजॉल्व कर दें तो फिर बात वही बन जाएगी कि मोमेंट आर्म का वो कंपोनेंट लेना है जो लाइन ऑफ एक्शन के परपेंडिकुलर है। पहले क्या था? पहले हमने फोर्स का वो कंपोनेंट लिया जो मोमेंट आर्म के परपेंडिकुलर था, जैसे ये। अब आपने इस मोमेंट आर्म को रिजॉल्व करना है और इसका वो कंपोनेंट लेना है जो इस फोर्स के परपेंडिकुलर हो। आप इस फिगर में देखें, ये मोमेंट आर्म है, इसको मैंने रिजॉल्व किया। और रिजॉल्व कैसे किया है कि इसका वो कंपोनेंट लेना है जो इसके परपेंडिकुलर हो, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के। तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स क्या है? ये बची हुई एक एंगल पे एक्ट कर रही है थीटा पे। आप इसको एक्सटेंड करें, इस लाइन को एक्सटेंड करें और यहाँ से परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें। तो परपेंडिकुलर का बार बार मैं यही कहता हूँ कि वो एक बॉक्स सा बनता है, 90 डिग्री पे होनी चाहिए। अब ये लाइन ऐसे नहीं आ सकती थी, उससे 90 डिग्री नहीं बनना था। तो आपने कॉन्शियस होकर ये फिगर बनानी है कि ये परपेंडिकुलर नजर आना चाहिए। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा किया और ये परपेंडिकुलर ड्रा किया आर का, पोजीशन वेक्टर का, किसके ऊपर? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर। तो ये एंगल बना रहा है 90, तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर पोजीशन वेक्टर मोमेंट आर्म का परपेंडिकुलर ड्रा किया। तो इसका मतलब है जब टॉर्क फाइंड करेंगे तो क्या फाइंड करेंगे कि लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स होनी चाहिए और मोमेंट आर्म का परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स होना चाहिए। पहले केस में इससे रिवर्स था, यही फर्क है और कोई भी फर्क नहीं। तो आइए इसको चेक करते हैं। तो जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो एंगल क्या बनाती हैं?
सेम अपोजिट एंगल सेम होते हैं। थीटा ये बन रहा था तो इसके अपोजिट भी थीटा ही आएगा। तो आपने आज से याद रखना है थीटा के सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो ये आप गौर कर सकते हैं, यही परपेंडिकुलर कंपोनेंट क्या होता है, साइन थीटा। तो किसका है, मोमेंट आर्म का, तो एल साइन थीटा है। पहले क्या आया था फोर्स का, एफ साइन थीटा। जिसका कंपोनेंट हो वही आपने स्टार्ट में लगाना है और शायद साइन थीटा लगाना है, तो एल साइन थीटा आएगा। नेक्स्ट इसको कैलकुलेट कैसे करें, कि वही सारी डिटेल वही है, हम जस्ट इसको कैलकुलेट करते हैं कि टॉर्क कैसे फाइंड करना है और सेम वो आ जाए जो पहले ही हमने प्रूव किया है। तो टाउ इक्वल टू एफ वेक्टर है और पोजीशन वेक्टर भी वेक्टर होता है। तो आप मैग्नीट्यूड में लिखना तो क्या होगा, एफ मल्टीप्लाइड बाय आर। आर पोजीशन वेक्टर मोमेंट आर्म का कौन सा कंपोनेंट, परपेंडिकुलर कंपोनेंट, वो क्या है, एल साइन थीटा। तो अगेन बच्चे ये देखें, एफ फोर्स है, लाइन परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन किसके, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स और एक्सिस ऑफ रोटेशन के बीच में, एल साइन थीटा जो कि मोमेंट आर्म है। अब दोबारा से इसको मल्टीप्लाई करें, एफ एल साइन थीटा बन गया। फिर वही आपका जो पहले फार्मूला वही प्रूव हो गया। आपके कोर्स में ये बताया गया है दोनों फिगर को ड्रा करके, तो आपको मैंने लॉजिकली सारा बता दिया है, इसको गौर से पढ़ना है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट रेजोल्यूशन ऑफ कोर्स हमारा टॉपिक होगा, उसको डिटेल से पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।